नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। अलवर शहर के टेलको चौराहे पर 600 गज जमीन बेचने का एग्रीमेंट कर 27,50,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। भरतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति से अलवर के किशनगढ़बास के डोंगरा गांव के व्यक्ति ने रकम हड़पी है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी रिश्ते में उसका साला लगता है, जिससे 600 गज जमीन का सौदा किया था और पूरा सौदा 54 लाख में तय हुआ था। डाउन पेमेंट के रूप में 27,50,000 रुपए दे दिए गए। पहले जमीन का एग्रीमेंट कर दिया था, लेकिन रजिस्ट्री के समय विक्रेता नहीं आया। बाद में पैसे देने से मना कर दिया। यह कहने लगा कि उसके साथ भी गबन हो गया, इस कारण पैसा नहीं दे सकेगा। जी, मेरा नाम इंसाफ खान है और मैं नगर का रहने वाला हूँ। ये जमील खान अपने डोंगड़ा के निवासी हैं, पुत्र चिरमल्ली। इनसे हमारा एक ज़मीनी सौदा हुआ था, टेलको, जो प्लॉट टेलको पे स्थित है। तो उसके बाबत हमने अग्रिम राशि 27.5 लाख रुपए इनको 5 जून 2023 को भुगतान कर दी थी और रजिस्ट्री की तारीख 30 जुलाई 2023 तय होना पाया था, मगर रजिस्ट्री के टाइम पे इन्होंने आनाकानी करी और हमें रजिस्ट्री नहीं कराई। और बाद में हमें पता लगा कि वो ज़मीन इनके नाम कभी थी ही नहीं। फर्जीवाड़े से हमें किसी दूसरे की ज़मीन का एग्रीमेंट लिखा और उसके बाद हमने जब पैसे मांगे अपने, तो हमें पैसे देने से भी साफ मना कर दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आज हन्ना मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीएम किसान सम्मान निधि, मेडिकल, राजस्व विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। हन्ना थाना क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटना पर विधायक अंशुमन सिंह भाटी ने आईजी और एसपी से बातचीत की। वहीं शिविर में पानी बिजली के मुद्दे पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। शिविर में भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह भाटी, सरपंच सुशील सुथार, मंडल उपाध्यक्ष हीरालाल सुथार, विशाल सिंह भाटी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में तैयारियां की जा रही है। ऐसे में कोटा शहर भी इन तैयारियों से अछूता नहीं है। कोटा में बनाए जा रहे राम मंदिर के मॉडल और मोमेंटो को बेहद पसंद किया जा रहा है, जिससे 500 छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर इसे बनाया जा रहा है, जिसकी डिमांड अब देश में ही नहीं विदेश में भी हो रही है। यूरोप, जोहान्सबर्ग, अमेरिका सहित अन्य देशों के लोगों को भी कोटा के रिपेलिका पसंद आ रही है। हर घर तक श्री राम का मंदिर पहुंचाने के लिए कोटा में वुडन का काम करने वाले हर्ष पटेल कह रही है। इस काम में उनका सहयोग उनके भाई हार्दिक पटेल कर रही हैं। सर, ये सोच तब आई जब हमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब से ये खबर मिली कि हम लोग अयोध्या में अब राम भगवान का विराजमान करने जा रहे हैं। तो मन में से ही प्रेरणा हुई कि जब राम भगवान अयोध्या में हमारे भारतवर्ष में आ रहे हैं, वापस से आ रहे हैं, तो हमें भी मन से प्रेरणा हुई कि हम घर घर तक हम उनके मंदिर को घर घर तक पहुँचाएं। तो बस वहीं से प्रेरणा मिली और उनकी आशीर्वाद से आज हम लोगों ने ये काम शुरू करा और आज ये मंदिर बन के तैयार। श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। चुनाव के नतीजे आते ही सिविल लाइन के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस की जीत पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जनता ने बीजेपी की सरकार को 1 महीने में नकारते हुए कांग्रेस को जीत दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया है। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नगरपालिका आसन परिसर में किया गया और इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, अधिशासी अधिकारी विकास कुमावत, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चंडावत, भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर सहित वार्ड पार्षद मौजूद रहे। सभी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम का प्रसारण देखा। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को 11,000 से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी है। रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मठौरिया ने कहा कि भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये को जनता ने नकार दिया। उन्होंने भाजपा के इस मंत्री की हार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। आज श्री करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बड़े भाई साहब रूबी कुन्नर की जीत पर
मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से और पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, मैं समझता हूं भाजपा ने जो हमारे संविधान की हत्या की, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, उसके बावजूद कर्णपुर की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसके हिसाब से सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को मानवता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। टोंके गौरौली ग्राम पंचायत में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने विकसित भारत संकल्प शिविर का निरीक्षण किया है। शिविर में सभी विभागों के स्टॉलों पर जाकर सांसद ने कर्मचारियों से योजनाओं की प्रति की जानकारी ली है और इस दौरान शिविर में ग्रामीणों ने पीएचईडी और बिजली विभाग को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। साथ ही शिविर में कुछ अधिकारी भी नदारद रहे, जिसकी वजह से अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई। इस दौरान बीजेपी नेता नरेश बंसल, उप जिला प्रमुख आदेश कंवर समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ना तो वहाँ पर रोड रिपेयर हुई है और अधिकारियों ने पाइपलाइन के पीछे 90% पेमेंट कर दी। अब दिक्कत इस बात की है कि गांव के आदमी को पानी नहीं मिल रहा। जब गांव के आदमी को पानी नहीं मिल रहा तो फिर हमारा क्या फ़ायदा? पैसे हमारे 90% पैसे खर्च हो गए और एक आदमी को लाभ नहीं मिल रहा, तो वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। तो इसके लिए अभी बात करेंगे ताकि दोनों एससी को बुला के, पिछले हफ्ते मीटिंग ली थी, अभी बात करेंगे ताकि हर घर से नल से जल जाए। उसके लिए माननीय प्रधान के पैसे भी दे रहे हैं और अब डबल इंजन की सरकार बन गई। मैं समझता हूँ अब बहुत स्पीड से काम। भरतपुर जिले की कामा विधानसभा से विधायक नौक्षम चौधरी ने गांव मंतुकी में विकसित भारत शिविर का निरीक्षण किया। विधायक नौक्षम चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव-गांव तक विभिन्न योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है और हर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वहीं आपको बताया चले, विधायक ने यहां लोगों की समस्याओं को सुना और सभी अधिकारियों को आमजन और गरीब तक योजना का फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ये जन सुनवाई कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बाहर हम जन सुनवाई कर सकते हैं। ये रूपरेखा के हिसाब से कार्यक्रम चलता है। यहाँ पर सभी लाभार्थियों से हमको संपर्क करना है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है जिनसे आपको लाभ लेना है। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इस देश के एक नागरिक की जिम्मेवारी मेरी है, गारंटी है उस पर। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भजनलाल कैबिनेट में कुल 24 मंत्री बनाए गए हैं। सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है और अब नवनिर्वाचित मंत्री विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। इसी के तहत राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अपने ऊर्जा विभाग पहुंचे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सोनी ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की। राजस्थान में 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल 3 दिवसीय दौरे पर रहे। वहीं लगातार मंत्रियों से बातचीत भी करते रहे और मंत्र दे करके गए। इस वक्त हमारे साथ ऊर्जा मंत्री मौजूद हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। सर, लगातार ऊपर से निर्देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है लगातार नेतृत्व, किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर? देखिए, ये ऊर्जा विभाग की जो मुझे जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ा विभाग भी है और सीधा जनता से जुड़ा हुआ इसका विभाग का संपर्क रहता है। और इस विभाग में जिस तरह से पिछली कांग्रेस की 5 साल की सरकार में जितना इसमें कर्ज बढ़ाया गया, न विभाग में किसी प्रकार के कोई उत्पादन की जो इकाइयां हैं उनको स्थापित किया गया और इस विभाग में निरंतर केवल और केवल दीमक की तरह इसको खोखला किया गया है। प्रयास करेंगे कि इस विभाग को ठीक करें, व्यवस्थित करें और जो अपेक्षा है जनता की, निर्बाध बिजली मिले, बिना ट्रिपिंग के मिले। किसानों की अपेक्षा होती है कि हमें दिन में बिजली मिले। इन सभी अपेक्षाओं पर परीक्षण करके और विभाग को रिव्यू करके ये प्रयास करेंगे कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। इस विभाग में जहाँ जहाँ भी कमियाँ खामियाँ हैं उनको चिन्हित करेंगे, उनको दूर करेंगे, माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करके इस विभाग में, और जो इसका कर्जा है उसका भी कोई रास्ता निकाल के प्रयास करेंगे कि कर्जा कम हो और उत्पादन भी बढ़ाएंगे
और उत्पादन में जहाँ कमियां खामियां हैं, मेंटेनेंस में कहीं कोई कमजोरियां हैं, प्रसारण में कोई कमी है, उसको भी दूर करेंगे। और राजस्थान को हम ऊंचाइयों पर लेके जाना है तो ऊर्जा के बिना संभव नहीं है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या आम जन की आवश्यकता हो। हर काम आजकल ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। इसलिए इस विभाग को हम जितना कांग्रेस ने इसको गर्त में धकेला है, उतना ही हम इस विभाग को राजस्थान में सर्वप्रिय लेकर के जाएंगे और प्रयास करेंगे कि 5 साल में ये ऊर्जा विभाग राजस्थान का पूरे देश के उन सर्वोच्च राज्यों में शामिल हो जाए जिनमें अच्छी ऊर्जा भी मिले और सस्ती भी मिले, और अपेक्षा करते हैं कि किसान की और औद्योगिक जगत की और व्यापार जगत की अपेक्षाएं पूरी हो। अच्छा सर, अधिकारियों से आपकी जो है वो मीटिंग हुई है, विभाग आप पहुंचे हैं, किस तरीके का जो है वो समीक्षा बैठक की गई है, क्या हिदायत दी गई है, किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए ताकि उन पर जल्द अमल हो? देखिए, अभी मैंने पदभार ग्रहण किया है, विभागों से रिव्यू मीटिंग करेंगे। रिव्यू के लिए आज तय है और मुख्यमंत्री जी ने भी हमें इसके लिए निर्देश देने के लिए बुलाया है, कल भी बुलाया था। तो विभाग में जांचेंगे, परखेंगे, पहले कमियों को देखेंगे, उसके बाद कहाँ क्या क्या हम ठीक कर सकते हैं वो रिपेयर मेंटेनेंस करने का काम करेंगे। अच्छा भाई साहब, पूर्ववर्ती सरकार में देखा गया कि सरचार्ज, जो फ्यूल चार्ज, अलग अलग चार्ज बढ़ा करके जो है वो आम जनता का खून चूसा गया। अब इसको किस तरीके से सही ढंग से धरातल पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, पिछली सरकार में कांग्रेस ने इस ऊर्जा विभाग को अपनी जेब भरने का एक साधन समझ लिया। कोयले में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी क्वालिटी ख़राब मिली, उसकी मात्रा ठीक नहीं मिली। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, जांच कराएंगे, रिव्यू करेंगे कि कहाँ क्यों लागत ज़्यादा आ रही है, और उत्पादन की लागत हम कम करेंगे, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे जो जितने भी थर्मल हैं वो प्रॉफिट में आ सकें। इसके लिए रिव्यू करके और माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करने का प्रयास करेंगे। सर, आखिरी सवाल करूंगा कि लगातार विभाग में भर्तियों को लेकर के भी कहीं न कहीं, क्योंकि पिछली सरकार में एक भी भर्ती नहीं निकली, तो क्या आपके नेतृत्व में इस विभाग को एक नया संचार मिल पाएगा भर्ती के रूप? इस बारे में अधिकारियों के साथ बैठ करके कहाँ कमी है और कैसे उसको ठीक करना है वो विचार करके, और जो भी गाइडलाइन होगी और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसको उसी अनुसार ठीक किया जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री जी। ये नागर साहब जिस तरीके से लगातार बता पा रहे हैं कि समय रहते हुए विभाग में जो है वो तमाम रिव्यू करते हुए बिजली विभाग, जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, उन तमाम भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने को लेकर के अब ऊर्जा मंत्री नागर जो हैं वो एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं। हालांकि खास बातचीत में कहा कि जल्द ही कमियों को उजागर या उन कमियों को आइडेंटिफाई करके जल्द ही एक नई ऊर्जा संचार की जाएगी। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया और इस दौरान राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ग्रेटर जगतपुरा जोन ऑफिस में पीएम का संबोधन सुना। उन्होंने शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों से बातचीत की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, जयपुर से सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश महामंत्री जगबीर सिंह छाबा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने शिरकत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएम के संवाद से लोगों में जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। केंद्र की मोदी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को भी मिले, इसके लिए मोदी गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंच रही है और जनता इस गाड़ी का उत्साह के साथ स्वागत कर रही है। राजस्थान के उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ब्यावर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री के विश्नोई ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ फोटो आदि खिंचवाई है। वहीं उद्योग मंत्री के विश्नोई ग्राम लगेत खेड़ा में भारत विकास संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे और पीएम मोदी के संबोधन को सुना। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री
भारत के प्रधानमंत्री हर ग्रामीण को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री की गारंटी से ही लोगों को ऋण मिल रहा है। अब स्किल्ड लोगों को घूमने की जरूरत नहीं है, वह अपने व्यापार स्वयं शुरू कर सकते हैं। आज जोधपुर के प्रवास पर बीच में ब्यावर का भाई हमारे पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक जी और विधायक शंकर जी और सभी कार्यकर्ताओं से भेंट करने का मौका मिला और आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई है और इन सब के ऊपर भी विचार किया जाएगा। अभी विभागों के बंटवारे हुए हैं तो धीर गंभीरता से विचार करके किस तरीके से इन चीज़ों को अच्छा बनाया जाए, दूरगामी अच्छे परिणाम हो, उस दिशा के अंदर कार्य करने का पूरा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र के उमरिया गांव में बदमाशों ने एक चोर को निशाना बनाया और दंपति सहित 6 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया और सोने चांदी कैश लेकर फरार हो गए, जिसके बाद से ही धाकड़ समाज में आक्रोश है। धाकड़ समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जतन दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। उधर अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी करने के मामले में 2 महिला सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया। बता दें, कुछ दिन पहले एक घर को निशाना बनाते हुए पुलिस ने 50,000 कैश और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया था और फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर 2 महिलाओं और युवक को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 1/1/2024 को परिवादी श्री रमेश चंद्र गुप्ता पुत्र रामजी लाल जाति महाजन निवासी स्कीम नंबर 10A अलवर के द्वारा थाना पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 23/12/2023 को दोपहर के समय हम छत पर बैठे हुए थे। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा घर में से रखे अलमारी में रखा रुपया व जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास के फुटेज देखे गए, फुटेज लिए गए। फुटेज के आधार पर मुलजिमानों की पहचान की गई, जिसमें राजस्थान के राज्य मंत्री जोहार सिंह बेडम और डिग कुम्हेर विधायक माननीय शैलेश सिंह ने डिग पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक की है। बैठक में विधायक के डिग हॉस्पिटल की समस्याओं को उठाया गया। राज्य मंत्री ने पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इन समस्याओं का निस्तारण करवाएं। राज्य मंत्री ने पीएचईडी विभाग को निर्देश दिया है कि वे चंबल के पानी का अवैध कनेक्शन तुरंत प्रभाव से बंद करवाएं, साथ ही लोगों को अवैध कनेक्शन न करने के संबंध में जागरूक करें। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में 50 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी की दुकान पर फायरिंग करने वाले मामले में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में बदमाश सूरज उर्फ गुंडी और सुरेश कुमावत के कहने पर फायरिंग करने की बात कबूली है। पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट और रानोली में प्रकरण दर्ज है, वहीं दूसरे आरोपी के खिलाफ पिलानी थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आशीष अग्रवाल हैं उत्तम स्टोर के मालिक। तो उन्होंने ये बताया कि साहब 27 तारीख को सूरज और गुंडी का धमकी भरा फोन आया था और फिरौती मांगते हुए धमकी दी थी कि अगर इतने रुपए 50 लाख रुपए नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा, जिस पर मैंने मना कर दिया। और मना करने पर अगले दिन ये 2 लड़के मोटरसाइकिल पर बैठ कर आए, जिसमें एक लड़का नीचे उतर कर आया। उसने शोरूम के ऊपर जो कांच है उस कांच के ऊपर फायर किए 3। और पहचान से ये हुआ कि एक लड़का मुकुल नायक और दूसरे लड़के का नाम अंकित चांगीड़। आधार पर एक को तो काला डेरा चौमू के यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, और दूसरे की सूचना मांडन भीलवाड़ा की आई थी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्रियों को उनके मंत्री पद सौंपे जा चुके हैं और इसी कड़ी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, यूडीएच मंत्री झापर सिंह खर्रा ने आज विधिवत तौर पर पदभार ग्रहण किया। इसी पर नवतेज टीवी ने खास बातचीत की।
आज कार्यालय आकर कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी पहली प्राथमिकता मेरे पास जो विभाग हैं, कल अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, उनसे दिसंबर तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट लूँगा, कहाँ क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट लूँगा, उनके क्या परियोजनाएं कब से बंद हैं, चालू हैं, क्या उसमें कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ तो क्या करना। कल सारी जानकारी लेने के बाद मेरे विभागों में मैं मेरी पूरी क्षमता से ये प्रयास करूँगा कि राजस्थान के आम जन को मेरे विभाग से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। मुझे जो मंत्रालय दिए वो सेवा के मंत्रालय दिए और राजस्थान की सेवा करने का मौका मुझे दिया है, तो निश्चित रूप से अभी ये आज ही मैंने पदभार ग्रहण किया, तो अभी अधिकारियों के साथ में बैठेंगे और योजनाओं की समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में कुछ जो नवाचार करना है उस बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरी तैयारी के साथ काम करेंगे, सारे अधिकारियों के साथ, पूरे के पूरे उद्योग मंत्रालय के साथ, इनकी जितनी भी जो यूनिट्स हैं जो इसके साथ में काम करती हैं, उनको सबको साथ में लेकर हम राजस्थान के अंदर एक बड़ा बदलाव लाने की दिल से कोशिश करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी बहुत ही ऊर्जावान और एक्टिव है। जैसे ही वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की गरिमा पूर्ण पद की शपथ ली, उन्होंने राजस्थान की आम जनता के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने करवाया। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही हमारे केंद्रीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इनके सबके संयुक्त प्रयास से ही राजस्थान को ये सुखद क्षण जल्दी देखने को मिलेगा। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां संयुक्त सहकारी समिति यानी पैक्स कर्मचारी महासंघ ने अपने लंबित मांगों को लेकर सेक्टर 5 पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले सरकार ने झूठा आश्वासन देकर धरना खत्म करा दिया था, लेकिन अब जब तक हमारी मांगें लागू नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नवतेज टीवी के संवाददाता हरियाणा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रणधीर सिंह से खास बातचीत की। नवतेज टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का इस वक्त मौजूद है पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर। आपको बता दें, पैक्स कर्मचारी एक बार फिर आपको रोडों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अपनी लंबी मांगों को लेकर काफी बार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ रणधीर सिंह अध्यक्ष मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे। आप लंबित मांगों को लेकर यहाँ पर एक बार फिर 5 धरना स्थल पर पहुंचे हैं, तो बताएं कि अभी तक आपकी लंबित मांगों को क्यों नहीं माना गया? मैं सबसे पहले मीडिया के आपके मतलब चैनल का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा का सह संयोजक रणधीर सिंह राघव मेरा नाम है। मैं जिला सर्व कर्मचारी पंचकुला का वरिष्ठ प्रधान हूँ। जो आज का हमारा एक कार्यक्रम बना हुआ ये 19 तारीख से चल रहा है, क्योंकि 19 दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री के निवास चंडीगढ़ का ही हमने घेराव का कार्यक्रम रखा था, लेकिन यहाँ के डीसी महोदय द्वारा एक हमें झूठा आश्वासन दिया गया था। उसके झूठे आश्वासन को हमने नकारते हुए 19 को 27 दिसंबर 2023 को करनाल निवास का घेराव का कार्यक्रम रखा था, लेकिन वहाँ से हमें लिखित में एक आश्वासन मिला था झूठा, वो भी एक झूठा ही आश्वासन था। उसको भी हमने उसको देखते हुए अब आगे का जो कार्यक्रम है हमने यहाँ आज 8 जनवरी 2024 को रखा है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। जो 2018 में माननीय पूर्व रजिस्ट्रार रहे हमारे, उसने 7वें वेतनमान की रिपोर्ट सरकार को भेजी थी और सरकार ने इसका विधिवत रूप से मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और तमाम पूरे प्रदेश ने उसको देखा था कि मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा की थी कि पैक्स कर्मचारियों की बल्ले बल्ले उनको 7वां वेतनमान दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसको लेके आज हम सड़कों पर उतरे हैं। तो ये हमारा आगामी भी कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। एक तो सरकार, केंद्र सरकार लगी हुई है राम मंदिर को लेकर। सबसे बड़ा अहम सवाल है कि क्या आपको लगता है कि चुनाव के दौर पर आपकी मांगों को मान लिया जाएगा? लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा सरकार की कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? रही जो मंदिर की बात है, हमारे हिंदू समाज सभी इसको पहले भी मानते थे, आज ही मान रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा आज बेरोजगार कर्मचारी है, आज जो वेतन के नाम पे यहाँ पे सड़कों में उतरा है, इसके उपरांत सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हम इस सरकार को आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं भी आप मंदिर का भी स्वागत करो, हम भी स्वागत करेंगे मंदिर का, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारा कर्मचारी है, पैक्स का कर्मचारी है,
उसको 7वें वेतनमान से वंचित रखा जा रहा है। हम सरकार से, हमारे संगठन मांग कर रहे हैं, सर्व कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतनमान दिया जाए, परंतु उससे जुड़ा हुआ एक संगठन है हमारा पैक्स का, जो उसको आज तक 7वां वेतनमान नहीं दिया, उसको लेके आज हम यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। अच्छा, अगली रणनीति क्या होगी अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता, तो अगली आपकी रणनीति किस तरह की होगी और किस तरह आप इनका सामना करेंगे? हमारी अगली रणनीति ये होगी, अभी हमारा शिष्टमंडल माननीय जो हमारे इस कॉर्पोरेशन विभाग के ACS हैं शेखर बंदूरू जी, उनके वहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार स्वयं वादा खिलाफी और गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं करती। जो आगे की हमारी रणनीति होगी वो हम यहाँ पे घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारा निरंतर आंदोलन चलेगा जब तक ये बीजेपी जेजेपी सरकार है हरियाणा के अंदर। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, या तो हमारी मांग मान ले और नहीं तो हम अन्यथा इसी तरह आंदोलन में रत रहेंगे। अच्छा, एक प्रेस नोट जारी किया गया आपकी तरफ से, उसमें कहा गया कि जिस तरह आने वाले चुनाव को लेकर ये जाएंगे गाँव में, वोट बैंक की तैयारी करेंगे, तो उसमें आपके जो संघ के कर्मचारी हैं तो उनके द्वारा प्रदर्शन किस तरह किया जाएगा उनका सामना? हम एक सहानुभूति तरीके से हम इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि अनुशासन कर्मचारी है पैक्स का, और ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ, किसान से जुड़ा हुआ, मजदूर से जुड़ा हुआ, कर्मचारी से भी जुड़ा हुआ, जो सरकारी कर्मचारी है वो तमाम उनसे विभागों से जुड़ा कर्मचारी है, पैसे का लेन देन, खाद बीज का काम करता है। हम उन लोगों को, जो किसान हमारे भाई, उनको बताएंगे कि आपकी आज तक जो लिमिट बननी थी 3 लाख की, ये सरकार है जो आज वोट मांगने का आपके पास आ रही है, कि इसने आज तक एक भी रुपया आपका KCC का नहीं बढ़ाया। हम उसका विरोध करेंगे कि आप वोट उस व्यक्ति को दो, उसको दो जो हमारे समाज को भी और हमें भी मतलब तमाम सुविधा प्रदान करे अपने पूरे समाज को। तो देख सकते हैं हमारे साथ अध्यक्ष पैक्स कर्मचारी के हरियाणा राज्य के अध्यक्ष ने यही जानकारी में बताया है कि जिस तरह सरकार अगर हमारी मांगों को पूर्ण रूप से नहीं मांगी जाती है तो उसका हम जमकर विरोध करेंगे, और आगे की रणनीति को लेकर वो सब आपके सामने ही बता दिया कि ऑन कैमरे पर जो इन्होंने बताया है कि जिस तरह सरकार, ये तानाशाह सरकार हमारे ऊपर इस तरह अत्याचार कर रही है, तो आने वाला समय ही बताएगा। पंचकुला से कुलदीप सैनी की ये खास रिपोर्ट। बठिंडा में एसपी सिटी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया गया। जानकारी देते हुए बताया कि जिले में नशे और शरारती तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर संदिग्धों के घरों में तलाशी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन से पहले इलाके के अंदर और बाहर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक कर सील कर दिया गया, ताकि कोई भी अपने इलाके से बाहर न निकल सके। इस तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 100 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और 215 ग्राम हेरोइन बरामद की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही बिना नंबर प्लेट के 3 वाहनों को रोका और 12 संदिग्ध वाहनों को हिरासत में लिया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗਸਟਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। और ADGP साहब बठिंडा रेंज भी इसनूं परसनली सुपरवाइज कर रहे हैं। मैं खुद भी आप भी इनू सारा जिहड़ा हैगा वा अपनी लीडरशिप थल्ले। धूरी में गन्ना किसानों ने चीनी मिल चलाने को लेकर मालियर कोटला बाईपास पर फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गन्ना उत्पादक किसानों का कहना है कि उन्हें गन्ने की फसल बेचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, जो काफी समय से आंदोलन कर रही है। बता दें 10 जनवरी को पंजाब के कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक हो चुकी है। किसानों के मुताबिक बैठक में मिले आश्वासन के बाद किसान मिल में गन्ना लेकर आए थे, लेकिन गन्ने की ट्रॉलियां अंदर नहीं जाने दी जा रही है, जिसके चलते किसानों ने फिर सड़क पर जाम कर दिए हैं। किसानों का कहना है धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं की जाती। हालात तो ये ਜਿਹੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ CM ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ 10 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਤਾ, ਕਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ट्रैक रोको मल्ला अंदोलन का आगाज कर दिता, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਹੱਦ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਵੀ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਲਾਹਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ
पंजाब के मालेरकोटला में डीआईजी सरदार हरचरण सिंह भुल्लर की पटियाला रेंज में नियुक्ति हुई है। डीआईजी सरदार हरचरण सिंह भुल्लर ने आज जिला मालेरकोटला का दौरा किया। उन्होंने मालेरकोटला जिले के सभी अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद डीआईजी सरदार हरचरण सिंह भुल्लर ने दो टूक कहा कि मालेरकोटला जिले में किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और बड़े नशा तस्कर को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीआईजी पटियाला रेंज के चार्ज संभालने तो बाद अज मलेरकोटले डिस्ट्रिक्ट के सारे ही अफसर साहबाना नाल मीटिंग की गई, जिथे कि मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड आर्डर के हालात प्लस पेंडिंग केसेस जिहड़े और केसेस दीयां तफ्तीशां बारे, पीओज बारे, बीसीज बारे, केस प्रॉपर्टीज़ बारे जिहड़ियां केस प्रॉपर्टीज़ असीं डिस्पोज ऑफ करनियां ने, जिहड़ी केस प्रॉपर्टी असीं पब्लिक नूं वास करनी है, इहदे बारे इन्हां नूं हदायतां दित्तियां गईयां ने और डिटेल दे विच। गुजरात में मोरबी में मच्छू नदी में खनिज विभाग की टीम ने रेत माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें, मच्छू नदी से अवैध रेत चोरी कर रहे खननकर्ताओं पर छापेमारी के दौरान 2 हितैषी पता चले हिताची मशीनें और एक लोडर, 6 डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और यह सारा सामान विभाग की टीम ने मोरबी तालुका पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। वहीं रेत चोरी करने वाले खदान चोरों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तेलंगाना में तालाब और पोखर दिन प्रतिदिन लुप्त होते जा रही हैं, क्योंकि हैदराबाद शहर के आसपास के कुछ रियल एस्टेट एजेंट और बिल्डर ज्यादा कमाई की उम्मीद में तालाब और पोखरों को खत्म करते जा रही हैं और अवैध परमिट लेकर तालाबों की भूमि पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करा रही है। आरोप है कि पूर्व सरकार में अधिकारियों ने बिना जांच किए परमिट दे दिए। नमस्कार, मैं हूं रहीम खादरी, नवतेज न्यूज़ से। मिर्चल जिले खुदबुल्लापुर मंडल गाजुला रामाराम विलेज के यहाँ पर जो एफटीएल की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा बढ़ते जा रहा है। सर्वे नंबर 299, 300, 301 पर यहाँ पे जो एफटीएल की ज़मीन है लगभग 3 एकड़ 33 गुंटे, 1 एकड़ 11 गुंटे, 1 एकड़ 12 गुंटे ऐसी ज़मीन है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जीएचएमसी वाले नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ पर 5-5, 6-6 फ्लोर के इमारतें खड़े कर रहे हैं यहाँ पर, और एक मनभूम के नाम से कब्ज़ा करके मनभूम एक सोसाइटी बनाकर यहाँ अपार्टमेंट बनाकर यहाँ पे बेचा जा रहा है लाखों की दाम में। लेकिन यहाँ के जीएचएमसी कमिश्नर ममता और डिप्टी कमिश्नर यहाँ के खुदबुल्लापुर के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट एमआरओ इसको लाइट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी रकम हासिल करके इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर यहाँ की समाचार मिलने पर यहाँ पर हम पहुँचकर यहाँ के जायज़ा लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो हालात है, यहाँ किस तरह का काम किया जा रहा है। यहाँ के जो पानी को यहाँ से डिवाइड करके इधर से कई दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है मोटर के ज़रिए से, और यहाँ के जो अधिकारी है यहाँ नज़रअंदाज करके भारी रकम हासिल करके अपने यहाँ पर घर पर बैठकर और आराम फरमा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भारी काम चल रहा है और तेज़ी से काम चल रहा है। इन 2 महीने में यहाँ से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पर कर चुके हैं लोग, लेकिन फिर भी जीएचएमसी अधिकारी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं हूँ रहीम खादरी, नवतेज न्यूज़, हैदराबाद। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।